हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गणिता मंजरी क्लास 9 चैप्टर 8 का एंड ऑफ चैप्टर करने वाले हैं। आई होप आपने जो पहले का जो 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 अच्छा से क्लियर है आपका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 8 चैप्टर 8 का एंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, चल। तो अपना कंटेंट तो क्या होने वाला, अपना कंटेंट तो क्वेश्चन ही होगा और क्या होगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या निकालना है? 31st टर्म निकालना है। whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 72। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी सीक्वेंस है जिसमें 11 टर्म उसका क्या दिया गया है, 38 दिया गया है, एंड 16 टर्म क्या दिया गया है, 73 दिया गया है। आपसे क्या निकालना है? A31 निकालना, मतलब 31st टर्म क्या होने वाला ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले लिख लेता हूं। A11 गिवन है। A11 का मतलब क्या होगा? 38, ये दिया हुआ है। तो A11 का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो यहां से A का वैल्यू क्या आने वाला है? 38 माइनस 10D। ये तो था फर्स्ट गिवन से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिया। अब अपना काम क्या है? सेकेंड गिवन से भी ए का वैल्यू निकाल लेना। तो अपना सेकेंड गिवन क्या दिया हुआ है? A16 इक्वल टू 73। तो A16 का मतलब क्या आने वाला? A प्लस 15D इक्वल टू 73। तो इसका मतलब A इक्वल टू 73 माइनस कितना? 15D। तो मैं दोनों केस से मैं ए का वैल्यू निकाल लिया हूं और ये ए का वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एक बात याद रखो, आप अगर एपी करो या जीपी करो, एपी करता है तो आपको ए और डी हमेशा निकालना है, और अगर आप जीपी कर रहे हैं फिर आपको निकालना ए एन आर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, आर का मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहां से ऊपर से ए का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो ये बनेगा 38 माइनस 10D इक्वल टू 73 माइनस 15D। और यहां क्या लिखूंगा? यूजिंग वन का यूज कर रहा हूं। तो यहां से क्या होगा? डी का वैल्यू निकाल लो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। 10D, 15 को इधर लेके आओ, 73 माइनस 38। क्लियर है बात? तो चलो, तो यहां से अभी जब सॉल्व करूंगा तो आपका डी का वैल्यू क्या आने वाला देखो। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में 5D और इधर माइनस करने से 35। ठीक है, तो यहां से डी वैल्यू क्या आ जाएगा? डी इक्वल टू 35/5, दैट इज कितना? 7। तो अपने को डी मिल गया। आप खुद देखो एक बार क्वेश्चन में कि डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या मुझे ए मिल जाएगा? क्या मिलेगा? तो चलो डाल देता हूं नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं ए का वैल्यू डालता हूं, डी का वैल्यू। तो ए इक्वल टू क्या होने वाला है? 38 माइनस 10 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70, और ये आपका आएगा 32। तो क्या 32 माइनस 32 आ जाएगा? क्या आने वाला है? माइनस 32 आने वाला है। तो आपको ए एंड डी दोनों का वैल्यू पता चला गया। तो आपको क्या करना है? A31 निकालना। तो A31 क्या होने वाला देखो ध्यान से। A31 क्या था फॉर्मूला? A प्लस 30D। ए का वैल्यू था माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू था 7। तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 210। ये आपका बनेगा 178। चेक कर लो एक बार। हाँ, 178। क्या क्लियर है बात? एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना क्वेश्चन क्या था देखो, डिटरमाइन द एपी। आपको एक एपी डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म दिया गया है कितना? 16। मतलब आपको A3 पता चल गया। A3 कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। whose 7 टर्म एग्जिट्स। एग्जिट्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा। एग्जिट्स का मतलब क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, द फिफ्थ टर्म बाई कितना? 12। एक बार भूल जाओ,
मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि माई एज एग्जिट्स योर एज बाई 10। अगर मेरा एज आपका एज से 10 ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा एज माइनस आपका एज इक्वल टू 10? तो जी क्लियर है, मेरा एज माइनस आपका एज इक्वल टू कितना? 10। तो यहां भी वही होने वाला है कि अगर 7 टर्म 5th टर्म से कितना ज्यादा है 12, तो 7 टर्म माइनस 5th टर्म कितना आने वाला है? 12 आने वाला है। ठीक है, और आपको क्या निकालना? डिटरमाइन द एपी। तो अगर आपको एपी निकालना तो आपका टास्क क्या होना चाहिए कि आपको ए एंड डी चाहिए। ए एन क्या चाहिए? डी चाहिए। तो चलो फटाफट, तो क्या दिया हुआ है? 3rd टर्म दिया हुआ है 16, A3 इक्वल टू 16। A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 16। तो यहां से A बराबर क्या आ गया? 16 माइनस 2D, और इसको मैं क्या मार्क कर दिया? 1 मार्क कर दिया। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? 7 टर्म exits is 5th टर्म by 12। तो 7 टर्म का जो भी वैल्यू होगा उससे 5th टर्म का वैल्यू को माइनस कर देता हूं, तो वैल्यू क्या आने वाला है? 12 आने वाला है। तो यहां से A7 क्या होगा? A प्लस 6D माइनस A5 क्या होने वाला है? A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो यहां से होगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A शहीद हो गया, A से A कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा? 6D माइनस 4D क्या बनने वाला है? 2D बराबर 12। तो यहां से D का वैल्यू क्या आएगा? D का वैल्यू आ जाएगा 12/2, दैट इज कितना? 6। क्लियर है बात? तो इस D को कहां डालने से A मिलेगा? इस D को 1 में डालने से आपको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। तो यहां पर 1 इंप्लाइज क्या होगा? A इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 6। 16 माइनस 12 क्या बनेगा? ये 4 बन जाएगा। तो आपका जो काम था वो क्लियर है बात? तो अब देखो आपको एपी कैसे लिखना, ध्यान से देखो। आपको क्या लिखना है? एपी लिखना है। तो एपी कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से, याद करो जब एपी पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 8.2 में, तो कैसे लिखता था? पहला फर्स्ट टर्म, उसके बाद डी को बार बार प्लस करते हुए चलो। तो 4 के साथ 6 को प्लस किया और 10 बन गया, 10 के साथ फिर 6 को प्लस किया 16 बन गया, एंड सो ऑन। बात सहमत है? ध्यान से देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ठीक है, आप एक बात बताओ। ठीक है, मैं लॉजिक को धीरे धीरे करके समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। तो अपना पहला होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्या होगा? राज की बात। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि क्या लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, ऐसा तो इजी है, बट अगर क्वेश्चन 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट अगर आ जाता है तो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा बात बताओ कि 7 है, 7 को ही ले लेता हूं मैं। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, पहला 14 होने वाला है। क्या आने वाला है? 14 आने वाला है। तो इसका मतलब फ्रंट से आपको क्या मिलेगा? 14। 2 डिजिट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 डिजिट के बारे में देखूंगा, ये 14 कैसे आ रहा है मैं वो समझाऊंगा। फिर उसके बाद रेयर, पीछे से आप 2 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड होने वाला आई होप 98 है। हाँ 98 है, ठीक है। बट मैं तरीका बताऊंगा ये 98 कैसे आता है, ठीक है। ये तो 2 डिजिट के लिए तो इजी है, माइंड में भी सॉल्व हो जाता है, बट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के लिए आपको एक ट्रिक दूंगा। तो सबसे पहले आप
सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो 10 को ले लो, 10 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 3। अब आपको क्या करना है, एक बार आप सुनो, इसको बोलता है डिविजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन से कोई काम नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी डिविडेंड है उसको प्लस करना है इन दोनों का डिफरेंस से, 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4, कितना आएगा ये? 14। आप चेक करो, ये 14 एंड ये 14 आपको आ गया। ठीक है, आप इसी तरह एक कोई दूसरा नंबर 6 से डिविजिबल करके चेक कर लो, ठीक है, तब भी देखो आपका यही आएगा। फिर उसके बाद 98, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। तो 99 को 7 से डिवाइड करो, 99 को मैं 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स 7 29, 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर क्या बचा? 1। इस 1 को डायरेक्टली डिविडेंड से क्या करो, रिमाइंडर को डायरेक्टली डिविडेंड से माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 99 माइनस 1 दैट इज कितना? 98। आप चेक करो, ये 98 आपका आ गया। ठीक है बात, तो ये था आपका 2 डिजिट के लिए। अब हम लोग 3 डिजिट के लिए बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अपना क्या पूछ रहा है? 3 डिजिट नंबर बताओ, जो कितना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि कितना 3 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखो, तो वापस हम लोग फ्रंट और रेयर करने वाले, वापस हम लोग फ्रंट एंड रेयर करने वाले। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात बताओ, ये हो गया आपका फ्रंट, ये आपका हो गया रेयर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? 100। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? 100 होगा। तो 100 को मैं ले लेता हूं और इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 1 जा 7, ये बना 34 से गया आपका 28, रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्या करना अपने को कि 100 प्लस 7 माइनस 2, तो अपना पहला 3 डिजिट नंबर मिल गया जो 7 से डिवाइड होता है। कितना होगा ये? 107। तो सिमिलर वे में अगर क्वेश्चन आपसे 4 पूछ रहा है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 डिजिट अगर पूछ रहा है तो 1000 से डिवाइड करना है, 5 डिजिट पूछ रहा है तो 1 लाख से डिवाइड करना है। और डिवाइड सिंपल डिवाइड है, कोई ज्यादा तामझाम भी नहीं है। क्लियर है बात? अब मैं रेयर की तरफ जा रहा हूं, तो 3 डिजिट मैक्सिमम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, 999। तो मैं इस 999 को डिवाइड कर रहा हूं 7 से, 7 1 जा 7, बचा कितना? 29, 4 टाइम्स 28, 19, फिर ये गया 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर बचा 5, 5 को डायरेक्टली माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 999 माइनस 5 दैट इज 994। क्या बात सहमत है? 994, एक बार मैं देख लेता हूँ, 28 119, ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब 105 ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, एंड 994 3 डिजिट ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से लास्ट में डिवाइड होता है। 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट आने वाला है इसके बाद। ठीक है, तो ये था आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो 105 एंड 994, ये आपको 2 बात याद रखनी। अगर मैं वापस 2 डिजिट के बारे में बात करता हूं, पहला 2 डिजिट नंबर कौन था? 7। पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता था 14 था। 14 के बाद क्या आ रहा है? 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35 एंड सो ऑन, लास्ट डिजिट क्या आ रहा था? 98। आप एक बार चेक करो ना, क्या ये सीक्वेंस एपी बन रहा है क्या? क्या ये जो सीक्वेंस बन रहा है, गैप देखो इनके बीच में जो गैप है, क्या ये 7 का गैप चल रहा है? कांस्टेंट टर्म, मतलब सिर्फ 7 का ही गैप है हर नंबर के बीच में। तो इसका मतलब ये क्या है? एपी है। ये 2 डिजिट के लिए था, तो अगर मैं इसको 3 डिजिट के हिसाब से लेता हूं तो पहला क्या था अपना? 105, इसमें 7 प्लस कर दो
112, इसमें वापस 7 प्लस कर दो, तो ये सारा नंबर 7 से डिवाइड होता है और 3 डिजिट नंबर है, एंड लास्ट वाला अपना क्या होने वाला है 994। सहमत है बात? क्लियर है? ठीक है। तो अपना क्या करना है, आपको अपना सीक्वेंस मिल गया, और ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है? एपी सीक्वेंस है। तो अभी आपको क्या निकालना है कि ये 994 इस सीक्वेंस का कौन सा नंबर टर्म है। तो आपको यहां पता चल जाएगा कि 3 डिजिट नंबर, कितना 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला कौन होगा? a इक्वल टू 105, मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया। d इक्वल टू क्या होगा? a2 माइनस a1, दैट इज 112 माइनस 105, क्या बनने वाला ये 7। नेक्स्ट ए एन इक्वल टू 994, और n का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो ध्यान से। तो ए एन क्या दिया हुआ अपना? ए एन इक्वल टू 994 दिया हुआ। ए एन का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म एक्सरसाइज 8.2 में लिखाया था मैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। क्या बात सहमत है? ठीक, तो ए का वैल्यू डाल दो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या था अपना 7 था, इक्वल टू 994। तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गया। आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, जब मैं 994 को जब माइनस करूंगा तो ये हो गया 988। क्लियर है बात? तो इसको मैं 7 से डिवाइड करने वाला हूं, तो n माइनस 1 इक्वल टू 887 डिवाइडेड बाई 7, 889 डिवाइडेड बाई 7, 889 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहां से आपका n बराबर क्या आने वाला है 127 प्लस 1, दैट इज 128। तो इसका मतलब देयर आर टोटल 128 थ्री डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय कितना 7। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर कितना होगा आपके पास 128 होने वाला है, जो 7 से डिवाइड होगा। एक बार ध्यान से देख लो फटाफट। क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के तरह ही है, बट उस जगह में आपको थ्री डिजिट नंबर नहीं दिया गया। उस जगह में आपको क्या दिया गया कि 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब ऐसा ऐसा नंबर बताओ 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होता है या 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से आपको चलते जाएगा, बट इनके बीच में बताना है कि जो 4 से डिविजिबल है। तो आई होप आप ये पहले से तो आप प्रेडिक्ट कर पाएगा कि 10 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 4 से डिवाइड होता है। तो ऑब्वियस बात है 12 होने वाला है। क्या होने वाला है 12 होने वाला है। तो इसका मतलब फ्रंट आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, फ्रंट आपको डायरेक्ट पता चल गया 12। आपके 12 के बाद क्या आने वाला है 16, 16 के बाद 20 एंड सो ऑन। ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं 248 आने वाला है, बट मैं रेयर का हेल्प लेके करना चाहता हूं। आप कोई सा भी नंबर लेके कर सकते हैं। ये चला गया 6 टाइम्स 24, 10, 2 टाइम्स 8, रिमाइंडर 2, 2 को डायरेक्ट माइनस कर दो, तो 250 माइनस 2 क्या बनने वाला है 248। आप कोई सा भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। तो अपना लास्ट नंबर क्या होने वाला है 248। क्लियर है बात? एक बार आप सीक्वेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, क्या ये सीक्वेंस एपी बन रहा है? क्या ये सीक्वेंस एपी बन रहा है? जिसका फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है 12 होने वाला है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है 4। अच्छा से देख लो, फर्स्ट टर्म 12 हो रहा है एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 4। 16 से 12 को माइनस करो, 20 से 16 को माइनस करो, 4 आ रहा है। और जिसका लास्ट टर्म ए एन क्या दे दिया 248। आपको क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो, एक बार आप ट्राई करो कि ए एन इक्वल टू 248 डाल के
कि n का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर वीडियो को प्ले करके आप चेक कर लो कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आया तो। ठीक है, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो a का वैल्यू क्या है 12, d का वैल्यू होगा a2 माइनस a1 दैट इज 16 माइनस 12 दैट इज कितना होगा 4, n नहीं पता, और क्वेश्चन में क्या दे दिया an दे दिया, an कितना दिया हुआ है 248। तो an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 248। तो a का वैल्यू था क्वेश्चन में 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, 248। तो 12 को उधर भेज देता हूँ, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया ये। तो 248 माइनस कितना 12, समझ आ रहा है बात। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो n माइनस 1, तो ये माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 6 and 3 2, ठीक है 236 आने वाला है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं ये गया 5 टाइम्स 29 टाइम्स, तो यहां से n बराबर 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। आई होप क्लियर है बात। बट क्वेश्चन टीचर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है या ट्विस्ट कर सकता है। अगर क्वेश्चन में मैं यहां पर 248 दे देता तो आपका लास्ट टर्म 248 नहीं हो सकता, तब आपको 244 लेना पड़ता, या मैं यहां 12 कर देता तो आप 12 नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ड बिटवीन यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है बिटवीन, बिटवीन यूज कर रहा है मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए, वो दोनों पॉसिबल नहीं है। 12 और 248 आप नहीं ले सकते, बट फिलहाल 10 और 250 के बीच में ये दोनों नंबर आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मेरा कॉर्नर पहलू ये रहता जो 4 से डिविजिबल होता तब मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता, आगे से थोड़ा 12 के बाद वाला नंबर 248 से पहला नंबर को लेना पड़ता। समझ आया बात, एक बार देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आगे बढ़ते हैं। तो 5 की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन अभी तक हम लोग जीपी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन फिर वापस एपी के ऊपर आएगा, बट अभी हम लोग जीपी की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड ए जीपी, एक जीपी पूछ रहा है। तो जीपी के केस में आपको क्या निकालना होगा, ए एंड आर निकालना होगा, फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4, मतलब पहला दो का सम दे दिया -4। फिर क्या पूछ रहा है, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, पांचवा टर्म 4 गुना है किसका, थर्ड टर्म का। ठीक है, तो जो लॉजिक दिया उसके साथ साथ चलते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इसका मतलब ए प्लस ए आर, एक बार सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म a1 प्लस a2 इक्वल टू -4 से स्टार्ट करता हूं। तो ये हो गया a प्लस ए आर इक्वल टू -4। तो जब मैं a कॉमन निकाला तो 1 प्लस आर इक्वल टू -4। बात सहमत है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो अगेन या एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होने वाला है, ए आर टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर टू दी पावर 2। ठीक है, तो यहां से आप देखो ए के साथ ए कैंसल हो गया, आर स्क्वायर के साथ ये भी 2 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। तो यहां से आर का दो वैल्यू पता चला, आर का वैल्यू +-√4 दैट इज +-2। ठीक है, तो मुझे आर का दो वैल्यू पता चला, आर का एक वैल्यू है +2 एंड दूसरा वैल्यू क्या है -2। जब मैं आर का वैल्यू +2 ऊपर जब मैं पुट करूंगा, व्हेन आर इक्वल टू +2, तो 1 इंप्लाइज, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए 1 + 2 इक्वल टू -4। तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा -4/3। तो आपको ए का वैल्यू भी पता चल गया, इस पॉइंट पे आपको आर का एक वैल्यू पता चल गया, तो क्या आप जीपी लिख सकते हैं। तो जीपी बराबर क्या होगा, पहला टर्म 4/3, एपी के केस में प्लस या माइनस हो रहा था तो जीपी के केस में मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, ये बनेगा -8/3, -16/3 एंड सो ऑन। बात समझ गए कि मैं जब r का वैल्यू +2 पुट कर रहा हूं तो अब से पहला जीपी आया -4/3, -8/3, -12/16/3 एंड सो ऑन। तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहा हूं। जब r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, व्हेन r इक्वल टू -2, तो 1 implies a 1 - 2 इक्वल टू -4, a -1 इक्वल टू -4। यहां से a का वैल्यू पता चल गया आपको 4 है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो गया और a का वैल्यू आपको क्या पता चल गया, 4 है। तो आपको a का वैल्यू पता चल गया, तो यहां से अपना जीपी आने वाला है, फर्स्ट टर्म 4, इसके साथ r को मल्टीप्लाई करो -8, फिर मैं r को मल्टीप्लाई करता हूँ -8 के साथ 16 एंड सो ऑन। बात समझ आया? एक बार ध्यान से देख लो। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मजा है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, मतलब हर घंटा आपका जो बैक्टीरिया जो हो रहा है वो डबल हो रहा है, ठीक है। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and the end of nth hour? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन में इनिशियली कितना बैक्टीरिया दिया गया है, 30। तो जैसे ही फर्स्ट आवर हुआ तो वो डबल हो गया, तो मैं 2 इंटू कर सकता हूं। ये कब हुआ, जब फर्स्ट आवर हुआ, फर्स्ट आवर में वो डबल हो गया, ठीक है। फिर वापस सेकेंड आवर में वापस ये डबल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 2² इंटू 30, ठीक है। फिर थर्ड आवर में वापस डबल हो गया, 2 के साथ फिर 2 इंटू कर दिया मैं, कुछ ये बन गया, और ये कब हो रहा है, ये थर्ड आवर में, एंड सो ऑन। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, क्या ये जीपी बन रहा है, क्या ये जीपी बन रहा है, जिसका कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, 2। जब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, 2 हो रहा है, ठीक है। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि आप देखो कि जो फर्स्ट आवर हो रहा है, इस जीपी का सेकेंड टर्म है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि यह जीपी है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि फर्स्ट आवर इस जीपी का सेकेंड टर्म था, सेकेंड आवर इस जीपी का थर्ड टर्म था। मतलब जो भी आवर पूछा जा रहा है उससे एक ज्यादा टर्म हो रहा है, वो एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है। देखो ध्यान से, अगर थर्ड आवर पूछ रहा है तो इस सीक्वेंस जीपी का आपका फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड आवर। तो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या होगा, 30, आर का वैल्यू A2/A1, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आपका आ रहा है 2, ठीक है। तो अब से क्या पूछ रहा है वो देखो, अब से पूछ रहा नंबर 1 में सेकेंड आवर। सेकेंड आवर का मतलब A3 होने वाला है। A3 का फॉर्मूला जीपी के लिए क्या था, AR⁴ 30 इंटू 2⁴, तो ये हो गया 4 इंटू 3, 120 बैक्टीरिया आपका सेकेंड आवर में आने वाला है। तो आप चेक कर लो, सेकेंड आवर में 120 मिल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ आवर में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला आपका फोर्थ आवर। फोर्थ आवर मतलब इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म होने वाला है। और A5 का जीपी का फॉर्मूला क्या था, AR⁴ होने वाला है क्या, AR⁴। तो A और R का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलने वाला है, 30 इंटू
2 का पावर 4, तो ये होगा 30 इंटू 16 और ये आपका आएगा 480 बैक्टीरिया। तो फोर्थ आवर में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? 480। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि nth आवर में कितना बैक्टीरिया होगा, कि nth आवर में कितना बैक्टीरिया होगा। तो नंबर 3 के केस में nth आवर रहेगा। आप खुद देखो, जब फोर्थ देख रहा हो तो 5 निकाल लो, सेकंड देख रहा हो तो थर्ड निकाल लो। तो nth आवर के लिए क्या लिख लेगा? a से एक ज्यादा n+1। जब मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये बनेगा a r⁴n, एक कम, तो n+1 -1 -1 -1 +1 -1 कैंसल आउट हो गया और ये बना। तो a का वैल्यू हो गया 30 इंटू 2 का पावर n। तो इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे क्योंकि 2 टू द पावर n सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार ध्यान से आप देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन वापस एपी का आ गया अपना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब फोर्थ और एट टर्म को जब प्लस करेगा तो आपका 24 आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 6 टर्म और 10 टर्म को सम कर रहा है तो 44 आ रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि पहला 3 टर्म एक बी का बताओ। सिंपल, अगर आपको ए और डी मिल जाएगा तो एपी निकालना क्या है, सिंपल है, ए फिर उसके साथ डी प्लस करो, जो वैल्यू आया उसके साथ फिर डी प्लस कर दो, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका। तो आपका जो एम होने वाला वो क्या होने वाला है क्वेश्चन करने के लिए, ए एंड डी किस तरह से लिख लेगा। तो अपना क्या है, जो गिवन दिया गया है उसके साथ चलना है। ठीक है, तो क्या दे रहा है देखो ध्यान से, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो इसका मतलब A4 और A8 को जब प्लस कर रहा है तो आपका 24 आने वाला। ठीक है, तो A4 का मतलब क्या होगा, A+3D, और A8 का मतलब होने वाला है A+7D इक्वल टू 24। तो A के साथ A प्लस हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो देखो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, ये भी 2 का मल्टीप्लाई है, ये भी 2 का मल्टीप्लाई है। तो मैं 2 से सबको डिवाइड कर देता हूं, तो ये 2 से डिवाइड हुआ A, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन अपना इजी बन जाए। यहां से A बराबर क्या होगा, 12 - 5D, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो अपना जो गिवन दिया गया है उससे पहला गिवन से मैं A का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा से देखो, ठीक है, वो भी इन टर्म्स ऑफ क्या निकाला, डी निकाला। तो अभी क्या करना, अपना जो सेकंड गिवन दिया गया 6 टर्म प्लस 10 टर्म कितना 44, इस गिवन का यूज करके मैं वापस ए का वैल्यू निकालने वाला। तो ऑब्जर्व करो ध्यान से, एंड 6 टर्म को मैं जब 10 टर्म के साथ प्लस कर रहा हूं तो ये आ रहा है 44। 6 टर्म का मतलब A+5D, 10 टर्म का मतलब A+9D इक्वल टू 44। तो A+A क्या बनेगा, ये 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। आप फिर से ऑब्जर्व करो, 2A भी 2 से डिवाइड होगा, 14D 14 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड 44 वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं 2 से सबको डिवाइड कर देता हूँ, A+7D इक्वल टू 22। अच्छा से देखो, अच्छा, तो मैं वापस यहाँ से ए का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आप ए का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं डाल देते। अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ तो कुछ केसेस में ये कुछ स्टूडेंट से गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर मैं ए निकालता हूँ तब वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा कोई डाउट नहीं, ऐसा कोई रॉन्ग नहीं है कि आप ए का वैल्यू यहाँ डाल दो, वो भी राइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ए का एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी तो ज्यादा कम हो जाता है ना। एक स्टेप ज्यादा हुआ क्या हुआ, बट रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ए का वैल्यू क्या होगा, 12 - 5D बराबर 22 - 7D। तो जितना भी डी है सबको एक तरफ लेके आ जाओ। तो वहां माइनस था तो इधर आने से प्लस हो गया, ये बना 22 - 12, तो ये होगा 2D बराबर 10। तो यहां से D बराबर क्या आ जाएगा 5। तो आपको D का वैल्यू मिल गया।
इस डी को उठा के मैं 1 में डालूंगा तो क्या ए आ जाएगा क्या आपका? तो मैं ए का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो 1 में डी का वैल्यू डाल दो। 1 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5। तो ये जब सॉल्व हो जाएगा क्या आएगा आपका? -13। तो फर्स्ट 3 टर्म, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो -12 -13, ए का वैल्यू कितना था? -13। इसके साथ 5 प्लस कर दो तो ये आ गया -8। इसके साथ फिर 5 प्लस कर दो, ये आ गया -3। आपसे क्वेश्चन यही चाह रहा था कि पहला 3 टर्म निकाल। क्वेश्चन क्या चाह रहा था? फर्स्ट 3 टर्म। अगर बोलता फाइंड द एपी तो लास्ट में आप डॉट 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 लगा देते। ठीक है, यहां से देख लो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n such that the sum of the first n natural number is greater than 1000। मतलब 1000 से बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर का जब सम करेगा कि 1000 से बड़ा आना चाहिए, कि ऐसा वैल्यू निकालो n का कि 1000 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 8.2 में समझाया गया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? Sn इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय कितना? तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि ये जो Sn है ये 1000 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं Sn को 1000 से बड़ा कर रहा हूं। Sn का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 1000। तो यहां से मिलेगा आपको n² प्लस n ग्रेटर देन 2000। क्लियर है बात? तो इसका मतलब अप्रोक्स वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जाए, अप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाए, तो n² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000। तो यहां से मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा और जो कि कहां से स्टार्ट होने वाला है? 44.2, मतलब 44 के आसपास। तो आप जो भी रैंडम वैल्यू डाल डाल के चेक करना है, तो हम लोग ऐसा एक दो वैल्यू चेक करेगा, कॉन्जिक्यूटिव दो वैल्यू चेक करेगा, ताकि एक वैल्यू में 1000 से कम आए और एक वैल्यू में 1000 से ज्यादा आए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चल जाएगा कि कहां से 1000 से ग्रेटर होने वाला है। तो सबसे पहले 44 यहां डाल के चेक करता है कि क्या वैल्यू आने वाला है। तो ध्यान से देखो, S44, तो जब मैं 44 को n के जगह में डाल रहा हूं, 44 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2, ये इनके साथ कैंसल आउट हो गया, 22, ये हो गया 0, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 2, 90 11 के साथ इंटू किया तो ये बन जाएगा आपका 990। आ रहा है क्या? चेक करो। 45, तो 44 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात? ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 44 डालने से, तो 44 नेचुरल नंबर का सम अगर हम लोग करते हैं 1 से लेके 44, तो उनका सम कितना आ रहा है? 990। तो एक बार S45 डाल के देखता हूं कि क्या आने वाला है। S45, तो 45 इंटू n के जगह में 45 पुट कर रहा हूं, 46 डिवाइडेड बाई 2, n के साथ चला गया 23, कैंसल आउट हुआ, यहां बना 45 इंटू 23, तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो गया 5 कैरी 1, 12 प्लस 12 13, 13 प्लस 1 23 कैरी 2, और ये आ जाएगा 1025। तो इसका मतलब जो ग्रेटर देन 1000, जो सबसे स्मॉलेस्ट n का वैल्यू होने वाला है, वो क्या होगा? 45। 45 के बाद से 45 जो स्मॉलेस्ट है, मतलब 44 के बाद से जो भी आपको नेचुरल नंबर का सम मिलेगा वो 1000 से बड़ा मिलेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होने वाला है? 45 आने वाला है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या होगा? 45।
तो सर ये पोर्शन का क्या जरूरत पड़ा? ये पोर्शन से आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू, किस जगह आपको वैल्यू लेना है, ये बात पता चला कि 44 के आसपास लेना था। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। बोला विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 डॉट 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 131072 दैट इज 1,31,072, मतलब ये जीपी का कितना कौन सा टर्म ये वैल्यू आने वाला है। ठीक है, फिर पूछ रहा है राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.3 में देख के आया, एज वेल एज राइट द रिकर्सिव फॉर्मूला, तो रिकर्सिव फॉर्मूला भी हम लोग ऑलरेडी जीपी में देख के आया। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। यहां ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहां ए का वैल्यू क्या दिया गया? ए का वैल्यू दिया गया है 2, आर का वैल्यू A2 बाई A1 दैट इज 8/2, और ये क्या बनने वाला है 4। ठीक है, तो करना कैसे है कि an को क्या किसके बराबर कर दे? 131072 के बराबर करना है। तो an इक्वल टू 131072, तो फॉर्मूला क्या था? a r टू दी पावर n-1 इक्वल टू 13172, तो a का वैल्यू ऊपर से था 2 इंटू आर का वैल्यू था 4 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 13172। तो यहां से 2 को नीचे भेज देता हूं, 4 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 1311072 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ इसको कैंसल आउट कर दे रहा हूं, तो ये बनने वाला है 655 एंड इधर हो जाएगा 38 नहीं 36। क्लियर है बात? एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां क्या बन रहा था? 4 का पावर n-1 और इधर था 65536। तो ऑब्वियस बात है कि ये 4 का कुछ एक पावर होने वाला है। ये क्या 4 का कुछ एक पावर होने वाला है, तो हम लोग 4 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि बेस सेम होके पावर इक्वल हो जाए। लॉजिक समझ में आया? कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर 3 का पावर इधर बड़ा 3, तो 3 के ऊपर ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मैं रफ कैलकुलेशन साइड में कर रहा हूं। ये रफ कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सिर्फ मैं 4 से डिवाइड करूंगा, और 4 से एक लॉजिक था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 1 जा 4, 25 6 जा अगेन 25 6 जा 15 जाएगा आपका 3 से 12, 33 8 टाइम्स एंड अगेन 4। आप चेक करो लास्ट में फिर 84 आ गया, एंड 84 अगेन 4 से डिवाइड होता है, तो 4 4 जा 16, 0 लगा लियो 36 9 टाइम्स, तो 36 24 आ गया 6। अगेन आप चेक करो 96 आ रहा लास्ट 2 डिजिट, तो इसका मतलब वापस 4 से डिविजिबल होने वाला है, तो ये बन रहा है 1024। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है? 24, एंड 24 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 4 से जाने वाला है। ये बनेगा 2 5 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 6। अगेन 56 आ गया, 56 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होने वाला है, तो ये बनेगा 64। 64 4 का टेबल में आता है, तो ये क्या बनने वाला है? 4 को जो मैं डिवाइड किया हूं 16, अगेन 4 4 जा। आप ऑब्जर्व करो, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं कोई दूसरा नंबर लेके नहीं आ रहा हूं। क्यों 4 लेके आ रहा हूं? क्योंकि यहां पर 4 है। ठीक है, तो कितना बार 4 आया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका मतलब 4 टू दी पावर 8 आपका ये बनने वाला है। लॉजिक समझ में आ रहा? तो यहां हम लोग क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, जो ये पोर्शन था, ये पोर्शन आपका रफ पोर्शन था, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, 4 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 4 टू दी पावर 8, क्योंकि 4 का पावर 8 टाइम्स था, 4 एंड 4 8 टाइम्स, तो बेस जब सेम रहता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां से n बराबर क्या आ गया? 9।
तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था कि n का कितना वैल्यू, कौन सा नंबर ऑफ टर्म आपका ये आने वाला है, तो ए एन अगर आप निकालते हैं तो आपको ये मिलेगा 131072। क्लियर है बात? बट आपको क्या निकालना है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी निकालना है एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला भी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव कैसे निकालेंगे। तो एक्सप्लिसिट जीपी के लिए क्या फॉर्मूला था, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या था कि ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। जस्ट ए और आर का वैल्यू पुट कर दो, तो ए एन, ए का वैल्यू था आपका 2, कहाँ गया 2, और आर का वैल्यू था एन माइनस वन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये जो मिला आपको, ये आपको मिल गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। बात समझ आया? एक बार आपको चेक करा देता हूं, एन का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करते ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, एन का वैल्यू 1 2 मिल गया। ठीक है, 2 पुट करके भी दिखा देता हूं, 2 माइनस 1 1, तो 4 का पावर 1 4 हो गया, 4 2 जा 8। अब चेक करो सेकेंड टर्म मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये लॉजिक से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकता है। ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया इस पार्टिकुलर सीक्वेंस का। अगर मैं रिकर्सिव रूल के बारे में बात करता हूं, अगर मैं रिकर्सिव रूल के बारे में बात करता हूं, रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला एक ही बात है। तो जीपी के केस में क्या था, T1 इक्वल टू ए, और ए अपना क्या था 2 था। एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, Tn इक्वल टू आर Tn माइनस वन, एन ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ये अपना फॉर्मूला था जीपी के केस में रिकर्सिव रूल का। जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो जब वैल्यू पुट किया मैं, तो यहां से T1 क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू था 2 और Tn आर का वैल्यू था 4 इंटू Tn माइनस वन, एन ग्रेटर देन 1। तो ये जो लास्ट जो फॉर्मूला मिला, ये आपको क्या मिला, रिकर्सिव रूल। वो भी किसका, रिकर्सिव रूल किसका मिला, जीपी का मिला। क्लियर है बात? अच्छा से देख लो एक बार। और डिटेल में रिकर्सिव रूल के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में ऑलरेडी करके रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 13/12। 3 टर्म का सम 13/12 दे दिया, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। उनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -1। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। मतलब आपसे पहले आर पूछ रहा है, आप आर निकालो, उसके बाद जो टर्म दिया गया वो टर्म निकालो। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, जीपी के केस में अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट अगर एक साथ दिया हुआ रहता है, सम एंड प्रोडक्ट आपको एक साथ दिया रहता है, तब आप उस केस में फर्स्ट 3 टर्म या 4 टर्म इस तरह से लेंगे। तो राज की बात, तो क्या राज है वो ध्यान से सुनो। इन जीपी इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, अगर सम और एंड प्रोडक्ट अगर गिवन रहेगा तभी जाके ये लगेगा, वरना नहीं। तब तो नॉर्मल जो सीक्वेंस दिया उसी के तरह। तो 3 टर्म अगर दिया हुआ है तो आपको जीपी लेना है ए बाई आर, ए ए, ये फिक्स है। 3 टर्म के लिए ये फिक्स है। अगर 4 टर्म दिया हुआ रहता है, 4 टर्म दिया रहता है, तो आपको लेना है ए बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ये फिक्स है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? इस केस में कॉमन रेशियो आर होने वाला है, इस केस में कॉमन रेशियो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर होने वाला।
अब डिवाइड करके चेक कर लो, जीपी में है आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से इसको डिवाइड करो आर स्क्वायर आ रहा है, अगेन लास्ट को सेकंड थर्ड से डिवाइड करो आर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है बात? इसको लिख लो फटाफट। अपना क्वेश्चन में कितना टर्म दिया गया है? 3 टर्म दिया गया है, एंड सम भी मेंशन है एंड प्रोडक्ट भी मेंशन है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला केस लगने वाला है। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूं। तो पहला अपना काम क्या है, जो 3 टर्म दिया गया उसको लेट करता हूं। तो लेट द थ्री टर्म ऑफ जीपी बी ए बाई आर ए एंड ए आर। ठीक है, तो अगर मैं सम लेता हूं तो कैलकुलेशन आएगा, अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो आर कैंसल आउट हो जाएगा और ए क्यूब आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस पैटर्न को पहले ले लेता हूं, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ था उसको मैं ले लेता हूं। तो ये दिया हुआ था ए बाई आर इंटू प्रोडक्ट दिया हुआ था ए इंटू ए आर इक्वल टू -1। आर के साथ आर शहीद हो गया, शहीद हुआ क्या? तो यहाँ ए कितना बार है? 3 बार है, तो ए क्यूब बराबर -1, ए क्यूब बराबर -1 का होल क्यूब। तो यहां से a बराबर क्या मिल गया? -1। तो एक बात तो क्लियर है, अपने को r पता चल गया। अब जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? एंड कि इनका जो सम है, इनका जो सम है a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, इनका वैल्यू कितना दिया था? 13/12। ठीक है, तो मैं यहां से पहले a कॉमन निकाल लेता हूं। तो a कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा r एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13/12। आर का वैल्यू क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव को मैं उधर डाल देता हूं, तो ये बनेगा आपका 12 को इधर इंटू कर दो, 12 आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 12 इक्वल टू -13 आर। एकदम ध्यान से देखो, ए का वैल्यू नेगेटिव में पुट करके उधर भेज दिया। ठीक है, तो यहां से जब 13 को मैं इधर लेके आता हूं, 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इक्वल टू 0। 13 को इधर लेके आया तो 12 प्लस 13 क्या बन गया आपका? 25 बन गया। तो यहां जब मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया, 12 आर स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकता हूं 16 आर प्लस 9 आर, मल्टीप्लाई करने से 144 बन रहा है इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म से आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 4r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं 4r कॉमन निकाल लेता हूं। तो अंदर बचेगा आपका 3r प्लस 4, और मैं पीछे से +3 कॉमन निकाल लेता हूं, 3r प्लस 4 बचेगा। यहां तक क्लियर है बात? तो यहां से मैं 3r प्लस 4 कॉमन निकालता हूं, तो आपका बचेगा यहां से 4r प्लस 3। यहां तक कोई डाउट? तो आइदर, तो अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो आइदर वो ये फर्स्ट पार्ट 0 होगा और सेकंड पार्ट 0 होगा। तो आइदर 3r प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से r बराबर क्या आ गया? -4/3, या 4r प्लस 3, सेकेंड पार्ट भी तो 0 हो सकता है। तो अगर सेकेंड पार्ट 0 होता है तो यहां से r बराबर क्या आएगा? -3/4। तो आपको a भी पता चल गया एंड r भी पता चल गया। अब इस a और r को, क्वेश्चन आपसे r भी चाह रहा था, r भी पता चल गया आपको, -4/3 -3/4। एक बार -1 को फिक्स करते हुए फर्स्ट r को लेके एक सीक्वेंस निकालूंगा, -1 को लेके सेकेंड r को लेके सेकेंड सीक्वेंस निकालूंगा। क्या बात क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखो। तो यहां से व्हेन r इक्वल टू -4/3 a इक्वल टू 1, तो ये दोनों वैल्यू को फर्स्ट a बाई आर में डाल दो। जीपी इक्वल टू -1
ए का वैल्यू में -1 था, आर का वैल्यू था -4/3, कॉमा ए आर मतलब -1 इंटू -4/3। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, ये 3/4 बचा, -1 बचा एंड 4/3। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ये किसके लिए था? जब आर का वैल्यू -4/3 था। अभी नेक्स्ट वाला में हम लोग क्या लेने वाले हैं? आर का वैल्यू -3/4 लेने वाले हैं। तो व्हेन आर इक्वल टू -3/4 कॉमा ए इक्वल टू -1, तो अपना जीपी क्या होगा? जीपी होगा 3/4, सॉरी 4/3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4। आपको क्या करना है? वही वैल्यू वापस यहीं पुट कर देना है एंड सेकंड सीक्वेंस आ जाएगा। इनडायरेक्टली मैक्सिमम टाइम ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो फर्स्ट वाला में जो आता है सेकंड वाला में उसका रिवर्स आता है। चेक करो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट लिख लो एंड अच्छा से ऑब्जर्व कर लो। क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या दिया गया? फोर्थ टर्म आपका x दे दिया, 10th टर्म आपका y दे दिया, 16 टर्म आपका z दे दिया है, और आपको प्रूफ दैट करने क्या बोल रहा है? पहले प्रूफ दैट पे ध्यान दो। प्रूफ दैट करने बोल रहा है कि x y z आर इन किस में दिया हुआ है? एक्स वाई जेड आपको क्या दिखाना है? जीपी में दिखाना है। तो एक सीक्वेंस जीपी में कब होता है? जब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अगर आप ये दिखा देंगे तो क्या मैं ऊपर वाला को सीक्वेंस जीपी बोल सकता है? देखो ध्यान से, अगर मैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, अगर उनका रेशियो अगर मैं इक्वल दिखा देता हूं तो क्या मैं उस सीक्वेंस एक्स वाई जेड को जीपी बोल सकता हूं? यही डेफिनेशन था जीपी का। तो ठीक है, मैं एक बार इसको साइड रखता हूं, एक बार मुझे यही प्रूफ करना है, मैं उसको साइड में रख के रखता हूं। अभी क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म आपका x है, आपका 10th टर्म आपका y है, और 16 टर्म आपका z है। जो क्वेश्चन में दिया गया मैं वही लिख दिया, ठीक है। तो a4 का मतलब क्या होने वाला है? a r टू दी पावर 3 इक्वल टू एक्स। a10 का मतलब होने वाला है a r टू दी पावर 9 इक्वल टू y, एंड a16 का मतलब होने वाला है a r टू दी पावर 15 इक्वल टू z। बात सहमत है? ठीक है, अपने को जो चाहिए, पहला क्या चाहिए अपने को? देखो ध्यान से, y बाई एक्स चाहिए। अपने को क्या चाहिए? y बाई एक्स चाहिए। यह आपका प्रूफ करने का तरीका, की पॉइंट क्या है कि आपको क्या दिखाना है। ये आपके लिए जरूरत नहीं, आपको वो दिखाना है। अगर आप ये दोनों को दिखा देंगे इक्वल है ये रेशियो को, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड वो जीपी में है। ठीक है, तो पहला की पॉइंट क्या? लेफ्ट हैंड साइड y बाई एक्स दिखाऊंगा मैं। तो नाउ y बाई एक्स, y का वैल्यू क्या था? a r टू दी पावर 9, एंड x का वैल्यू था a r टू दी पावर 3। एक के साथ एक कैंसल आउट हो गया, r 3 है 1 9 है, तो r टू दी पावर 9 माइनस 3, तो यहां से आ गया r का पावर 6। अगर मैं सेम z बाई वाई का वैल्यू भी r का पावर 6 प्रूफ कर देता हूं, तो इनसे ये बात पता चल जाएगा कि y बाई एक्स एंड z बाई वाई आपस में इक्वल है। अगर ये दो रेशियो इक्वल होता है तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि x y z आर इन किस में? जीपी में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसको मैं 1 मान लेता हूं। तो एंड z बाई वाई, तो z का वैल्यू ऊपर से क्या था? a r टू दी पावर 15, y का वैल्यू था a r टू दी पावर 9। एक के साथ a चला गया, यहाँ बचा r का पावर 15 माइनस 9, ये भी आपका क्या आ रहा है? r टू दी पावर 6। तो इसका मतलब दोनों रेशियो से वैल्यू r टू दी पावर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2
y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई, तो आप क्या क्लेम कर सकते हैं, एक्स वाई जेड आर इन किसमें, जीपी, आर इन किसमें, जीपी है। क्या बात क्लियर है? अच्छा से देख लो एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, तो द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी इज कितना, 26, सम दे दिया, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 364, स्क्वायर का सम दे दिया कितना, 364, बट प्रोडक्ट नहीं दिया गया है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं दिया गया है तो मैं ए बाई आर ए आर नहीं लूंगा। अगर सम एंड प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन रहता तो मैं जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जो किया था, लास्ट से जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया गया था, तो मैं क्या लेता, जीपी को ए बाई आर ए आर, बट यहाँ दोनों सम दिया गया है, तो इसका मतलब मुझे वो पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लेना है, जो जनरल टर्म दिया गया है ए आर स्क्वायर, उसी से मैं एक सॉल्व करूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आइडेंटिटी को ध्यान रखना है। छोटा सा आइडेंटिटी क्या है, देखो ध्यान से, 1 प्लस आर स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर के साथ, एक बार मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, देखता हूं कि फाइनल आंसर क्या आने वाला। तो 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस, अभी आर के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहां आ गया आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, आर आएगा, प्लस आर स्क्वायर के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब प्लस आर टू दी पावर 4, ठीक है। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, आर के साथ आर कैंसल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसल आउट हो रहा है क्या। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 मिल रहा है, और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले इस क्वेश्चन पे, तो ध्यान से इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं इसके जगह में ये लिख रहा हूं तो कल के दिन में ये नहीं आना चाहिए सर ये कैसे आया, तो इसलिए मैं पहले इसको समझा दे रहा हूं कि मैं इन प्लेस ऑफ दिस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 फ्यूचर में आने वाला है, उसके जगह में मैं ये लगाने वाला, ठीक है, चलो लिख लिया। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी इज 26। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इनका सम कितना, 26, ठीक है। कुछ कॉमन आएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, ठीक है। सेकंड में क्या दिया गया है कि अगर मैं सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर करके उनका सम करता है तो ये कितना आ रहा है आपका, 364 आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, 364 आ रहा है, ठीक है यहां तक। तो ए स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 इक्वल टू 364। अभी थोड़ा देर पहले आपको ऐसा टर्म मिल रहा था क्या, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 364।
क्लियर है क्या बात? क्या लिखूंगा? 364। तो ध्यान से देखो, यहां ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला को स्क्वायर कर देता हूं, ताकि ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 26 का स्क्वायर, और मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट? और इसको मैं मार्क कर देता हूं 2। अभी अच्छा से ऑब्जर्व करो, जब मैं फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एक पार्ट ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा एंड सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं 1 से 2 को डिवाइड करता हूं। ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे क्या था, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये जस्ट थोड़ा देर पहले दिखाया था, ये था 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 364। यहां तक कोई डाउट? तो ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, के साथ ये कैंसल आउट हो गया। 26 को ध्यान से देखो, 26 14 ये होगा, तो ये 7 टाइम्स कैंसल आउट होगा, ये 13 टाइम्स कैंसल आउट होगा अगर मैं 2 से काटता हूँ, ठीक है, ये 14 टाइम्स कैंसल आउट होगी। क्लियर है बात? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7, और इधर आपका बनने वाला है 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13। कोई डाउट? सबको इधर लेके आता हूँ, तो सबको इधर लेके आना, क्या होगा, 13 को माइनस कर दो, 6 आर स्क्वायर नेगेटिव के साथ, को भी इधर लेके आ जाओ, तो मैं इधर लाता हूँ तो क्या बनता हूँ, 20 आर बन रहा है, एंड इधर लाने से -6 इक्वल टू 0। तो मैं -3 से -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? अच्छा से देख लो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो कि ये एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होने वाला है, तो ये बनेगा आपका 9 + 1, तो 9r माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है 3r, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, r माइनस 3 बराबर कितना, 0। तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं जितना जाने वाला है। तो यहां से क्या बनेगा देखो, यहां से बना आपका r माइनस 3 r माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आपका r का 2 वैल्यू आ गया, 3,1/3, 3,1/3। तो इस 3,1/3 को मैं 1 में पुट करूंगा तो आपको a मिल जाएगा, ठीक है। तो when r इक्वल टू 3, तो 1 इम्प्लाइज, तो एक काम करता हूं, ऊपर वाला को पुट कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर लेके फायदा नहीं, इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको 2, इसको 3, यहाँ 2, एंड ये क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला, 1 इम्प्लाइज a। तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इक्वल टू कितना, 26। तो a बराबर 26/13 दैट इज 2। क्लियर है बात? तो यहां से जीपी क्या बनने वाला है, तो जीपी बराबर क्या होगा, a के साथ r इंटू करो 6 के साथ 3 इंटू करो 18। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जब r का वैल्यू क्या था, 3 था, एंड a आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। मैं सेकंड पार्ट की तरफ आगे फॉरवर्ड करता हूं, तो सेकंड पार्ट में कुछ इस जगह खत्म करूंगा, जब क्या लूंगा, when r इक्वल टू 1/3, तो 1 में डाल दो,
ए 1 + 1/3 + 1/9 = 26। जब मैं एलसीएम ले लिया हूँ तो ये बनेगा 13/9 = 26। ये कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा आपका 18। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो गया 18, 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा ये 6, एंड 6 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करते ये क्या बनेगा 2। आप अगर वापस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखो वापस वही आ गया कि फर्स्ट में 2 6 18 आ रहा था, एंड सेकेंड जब मैं वैल्यू डाला उसका रिवर्स हो गया, दैट इज 18 6 एंड 2 हो गया। क्लियर है? ध्यान से देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सपोज P1 = 1, P2 = 2, फॉर n greater than 2, Pn = आपको एक वैल्यू दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 एंड अप टू P8। वो निकालने के बाद कैन यू फाइंड द सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर Pn। ट्राई कर लेंगे आता है क्या नहीं आता, ठीक है। कैन यू गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, फिर वापस हमसे पूछ भी रहा है कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी निकाल के बताओ, ठीक है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो P1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे 8 तक निकालना, तो P1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, P2 ये भी आपका 2 दिया हुआ है, P3 जब मैं 3 पुट कर रहा हूं ये 1 2 3 3 - 1 2 तक जाएगा, P1 + P2 2 - 3 - 1 2 तक जाएगा, n +1, तो वैल्यू प्लस कर दो, 1 + 2 + 1 दैट इज कितना आने वाला है 4। मैं काम कर रहा हूं इसको डाटा को यहीं लिख देता हूं, ठीक है बात। नेक्स्ट P4, तो मैं 4 को जब यहां पुट करता हूं 4 - 1 दैट इज 3, मतलब 1 से लेके 3 तक P जाएगा, तो P1 + P2 + P3 + 1, तो 1 + 2 + 4 + 1, आप चेक करो 8 आ रहा है। इसी तरह से आपको अप टू 8 निकालना है, तो P5 आने वाला है, P1 + P2 + P3 + P4 + 1, तो 1 + 2 + 4 + 8 + 1, तो 8 और इधर भी 8 हो रहा है, और ये आपका बन गया 16। समझ आ रहा है? P6, जब मैं 6 डालता हूं यहां तो 6 - 1 5, मतलब P का वैल्यू 5 तक जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये होने वाला है P1 P2 P3 P4 P5 + 1 दैट इज 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 1, तो इधर से भी देखो 16 हो रहा होगा, 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32। लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट P7, तो 7 जब मैं डाल रहा हूं तो 6 तक जाने वाला है, तो 6 तक जाऊंगा तो क्या आने वाला देखो, P1 P2 P3 P4 P5 P6 + 1, तो ये अपना बनेगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 1 दैट इज 64। अब जब प्लस करके चेक करेंगे तो ये क्या आने वाला 64। आई होप आपको पैटर्न दिखाई देने लग गया कि ये एक चिप ही बन रहा है। 1 × 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, एंड द लास्ट वन P8, तो इसका मतलब P7 तक जाने वाला है, मैं वैल्यू पुट नहीं करने वाला हूं, 1 से लेके 64 + 1, आई होप 128 आपको वैल्यू मिल रहा होगा, क्योंकि यही पैटर्न आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब
ये जो सीक्वेंस का P1 से लेके P8 तक मिला गया ये एक जीपी है। अगर जीपी है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म हो रहा है ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू हो रहा है 2। अब तो आपसे रिकर्सिव पूछ लो या एक्सप्लिसिट पूछ लो, ऑलरेडी हम लोग 8.3 में सब करके आए। ठीक है, इवन आज भी एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ कुछ हुआ था, तो मैं पहले एक्सप्लिसिट बोल रहा हूं। तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, एन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। तो ए का वैल्यू था 1 इंटू 2 का पावर एन माइनस वन, तो ये होगा 2 का पावर n माइनस वन। जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये होगा an, एंड ये आपका बन गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है रिकर्सिव फॉर्मूला, तो ध्यान से देखो जीपी के लिए रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है। क्या था रिकर्सिव फॉर्मूला जीपी के लिए? t1 का वैल्यू a, tn का मतलब r, tn का वैल्यू r, tn माइनस वन जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑलरेडी आपको ऊपर वैल्यू मिल गया है, जस्ट आपको पुट कर देना है। तो t1 का वैल्यू हो गया आपका 1 एंड tn का वैल्यू हो जाएगा, r का वैल्यू था 2, tn माइनस वन जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अच्छा से देख लो। क्लियर है बात? आगे बढ़े। तो लास्ट क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्या था कि सपोज W1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू 2 एंड फॉर n ग्रेटर देन 2 Wn इक्वल टू W1 प्लस W2 Wn माइनस 2 प्लस 2 दे रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन 1 से लेके 8 तक वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले W1 क्या दिया हुआ है? 1। W2 ये भी 2 दिया हुआ है। W3, तो 3 को जब मैं यहां पुट किया तो 3 प्लस 2, 3 माइनस 2, तो W1 तक जाएगा प्लस 2, तो 1 प्लस 2 आपका बन गया ये 3। W4, तो 4 को जब यहां पुट किया तो 2 तक जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज कितना आने वाला है? 5। लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट W5, तो 3 तक जाएगा, -2 हो रहा है यहाँ, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस 2, वैल्यू पुट करो यहाँ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ये क्या आ रहा है आपका? प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 आपका क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, W6, तो ये जाएगा W4 तक, 1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस 2, तो ये बनने वाला है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 13। क्लियर है बात? नेक्स्ट W7, जब 7 को मैं यहां पुट कर रहा हूं, 7 माइनस 2 कितना हो रहा है? 5 तक, तो 5 तक जाएगा आपका W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस 2, तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 21। चेक कर लेता हूं, 5 10 21 आ रहा है। तो लास्ट वन W8, तो W8 तक निकालने के लिए आपको बोल रहा है। W8 जब मैं 8 यहां पुट किया तो ये क्या आ जाएगा आपका?
6 आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो W6 तक जाना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W6 तक जाना था, एंड लास्ट में प्लस 2 कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 2, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 34 आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? तो ये हो गया आपका W1 से लेके W8 तक का वैल्यू। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस? हाँ, ये सीक्वेंस को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। क्यों फिबोनाची सीरीज बोला जाता है वो ध्यान से समझो। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट दो टर्म फिक्स रहता है, इनके साथ इनको प्लस करो, क्या बना? 3। मतलब लास्ट 2 टर्म को प्लस करके आपको एक नया टर्म मिल रहा है। लास्ट 2 टर्म को अगेन लास्ट 2 टर्म को प्लस करो, क्या बन रहा है? 5। अगेन लास्ट 2 टर्म को प्लस करो 8। अगेन लास्ट 2 टर्म को प्लस करो 13। अगेन लास्ट 2 टर्म को प्लस करो 21। अगेन लास्ट 2 टर्म को प्लस करो 34। और एक बार आप चेक करो कि W1 से लेके W8 तक क्या यही वैल्यू आ रहा है? क्या W1 से W8 तक यही वैल्यू आ रहा है? यस। तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस, therefore this sequence is a Fibonacci sequence। क्या बात क्लियर है? अच्छा से देख लो एक बार। आई होप आपको क्लियर है हर एक क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सरसाइज का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।